Headline sponsored by मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 GMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोरो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। डुमरी उपचुनाव की बजी रणभेरी। 5 सितंबर को मतदान और 8 सितंबर को होगी मतगणना। प्रशासनिक स्तर से तैयारी पूरी, प्रेस वार्ता कर दी गई जानकारी। तीसरी में बस की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत, पत्नी भी हुई घायल। परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। गिरिडीह अधिवक्ता संघ के चुनाव को लेकर बढ़ी गहमागहमी। नामांकन के अंतिम दिन कई दिग्गजों ने किया नामांकन। अलग अलग पदों पर 49 प्रत्याशी आजमाएंगे अपनी किस्मत। और मानदर के साथ फरार आरोपी के घर पहुंची तीसरी पुलिस। चसपाया इस्तेहार गौवंश हत्या से जुड़ा है मामला। डुमरी उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। मंगलवार की दोपहर चुनाव से जुड़ी अधिसूचना जारी कर दी गई है। वहीं शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न कराए जाने को लेकर गिरिडीह प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। मंगलवार की शाम को इस मुद्दे पर उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने प्रेस वार्ता कर चुनाव से संबंधित पूरी जानकारी दी। की घोषणा हो चुकी है, अनाउंसमेंट हो चुका है। 7 ऐसे विधानसभा क्षेत्र, 7 लेजिस्लेटिव असेंबली, झारखंड, त्रिपुरा, केरला, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, इनमें अनाउंसमेंट हुआ है। झारखंड में असेंबली कंस्टिट्यूंसी 33 डुमरी, जिनमें कि श्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद में ये जो सीट खाली हुई, उसके आलोक में बाई इलेक्शंस हो रहा है, उसकी घोषणा की गई है। 10 अगस्त को, परसों 10 अगस्त को गजट नोटिफिकेशन इशू होंगे और जो नामांकन करने का, जो नॉमिनेशन करने का डेट स्टार्ट हो जाएगा 10 अगस्त से। लास्ट डेट नॉमिनेशन या नामांकन का ये 17 अगस्त है। स्क्रूटिनी या संवीक्षा ये 18 अगस्त को है और विथड्रॉवल, जो कैंडिडेट्स अपना नाम वापस लेना चाहते हैं, वो 21 अगस्त तक है। डेट ऑफ पोल, मतदान का जो दिन है वो 5 सितंबर ट्यूसडे। काउंटिंग है 8 सितंबर फ्राइडे और डेट बिफोर विच इलेक्शन शैल बी कंप्लीटेड, सारी प्रक्रिया जो पूर्ण कर लेनी है वो 10 सितंबर 2023 तक है। इलेक्टोरल रोल जो 1/1/2023 को आधार मानते हुए 5 जनवरी 2023 तक जिनका इलेक्टोरल रोल में नाम अपडेट हुआ था, वो एक आधार है। इसके अलावा जो सप्लीमेंट्स के तौर पे या सप्लीमेंट्री के तौर पे 1 अप्रैल 2023 और 1 जुलाई 2023 को जो इलेक्टोरल रोल अपडेट होगा, वहाँ से लेकर जो लास्ट डेट है नॉमिनेशन तक का, वो हमारे इस चुनाव में यूज़ होगा। जो लास्ट डेट है नॉमिनेशन का वो 17 अगस्त तक है, तब तक हम लोगों का जो इलेक्टोरल रोल है वो अपडेट होगा। ईवीएम और वीवीपैट, चूँकि मैं आप लोगों को ये आंकड़ा बता दूं, हमारे पूरे डुमरी विधानसभा क्षेत्र में कुल 373 मतदान केंद्र होंगे, जो कि 240 मतदान भवनों में अवस्थित हैं। डुमरी जो हमारा प्रखंड है उसमें ऐसे 199 मतदान केंद्र अवस्थित हैं, जो कि 133 मतदान भवनों में है। नवाडी प्रखंड जो कि बोकारो जिले का है, उसमें 129 मतदान केंद्र हैं, जो कि 86 ऐसे बिल्डिंग में अवस्थित हैं। और चंद्रपुरा प्रखंड बोकारो का, उसमें 45 बूथ में होगा, जिसमें कि 21 भवनों में अवस्थित है। तो ऐसे कुल मतदान केंद्र हैं वो 373 हैं, जो कि 240 मतदान भवनों में अवस्थित हैं। कुल मतदाता जो हैं वो पुरुष मतदाता हैं 1,54,452 और महिला मतदाता है 1,44,174 और जो थर्ड जेंडर है टीजी, वो ऐसे 3 मतदाता हैं। तो ऐसे कुल मतदाता जो हैं अभी जो आंकड़ा है वो है 2,98,629 का।
ये आंकड़ा मैं आप लोगों को एक बार उपलब्ध करा दूंगा, लेकिन ये मैं डुमरी, नवाडी और चंद्रपुरा के हिसाब से भी बता दूं। डुमरी में डुमरी जो प्रखंड है उसमें पुरुष मतदाता है 82,840 और महिला मतदाता है वो है 76,755 और थर्ड जेंडर है वो जो है वो 2 मतदाता है। तो कुल मतदाता जो डुमरी में है ऐसे हैं 1,59,597 159,597। उसी तरह से नावाडी प्रखंड में जो पुरुष मतदाता है वो है 52,706, महिला मतदाता है वो 50,031 और थर्ड जेंडर वो 0 है। और कुल ऐसे मतदाता है वो है 1,27,137। उसी तरह से चंद्रपुरा में पुरुष मतदाता है 18,906, महिला मतदाता है 17,388, थर्ड जेंडर है 1, कुल हो गए 36,295। मैं फिर से दोहरा दूं, कुल 1,54,452 पुरुष मतदाता हैं, महिला मतदाता 1,44,174, थर्ड जेंडर है 3, जो कि कुल हो रहे हैं 2,98,629। पिछले लोकसभा एवं विधानसभा का इनफैक्ट पिछले के पिछले 2014 और 2019 का डुमरी विधानसभा क्षेत्र का मैं बता दूं, लोकसभा चुनाव 2014 में लगभग 65.64% मतदान हुआ था और विधानसभा चुनाव में 70.71% वोटिंग हुआ था। उसी तरह से लोकसभा चुनाव 2019 में डुमरी विधानसभा क्षेत्र में 72.44% मतदान हुआ था और विधानसभा में 69.74% हुआ था। इस बार जो एक तरह से एक लक्ष्य है जो हम लोग अपने विभिन्न आईसी और स्वीप एक्टिविटीज़ के द्वारा और मतदाता जागरूकता के द्वारा जो हम लोग टारगेट कर रहे हैं वो 75% कम से कम वोटिंग परसेंटेज हम लोग सोचते हैं। इस अभी अनाउंसमेंट के तुरंत बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आदर्श आचार संहिता MCC ये लग जाएगा। ये हमारा जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मैनुअल है उसके अनुसार MCC या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आदर्श आचार संहिता पूरे जिले भर में लगेगा, पूरे गिरिडीह जिले भर में लगेगा। और इसको एनफोर्स करने के लिए हमारे फ्लाइंग स्क्वाड हैं, उड़न दस्ता दल, जो कि डुमरी का मैं एक आंकड़ा बता दे रहा हूँ, ये ऐसे 2 फ्लाइंग स्क्वाड रहेंगे। स्टैटिक सर्विलेंस टीम्स जो निगरानी दल जो स्टैटिक रहेगी वो 3, वीडियो सर्विलेंस टीम जो कि वीडियो रिकॉर्डिंग करेगी कि किसी तरह का MCC का वायलेशन नहीं हो रहा है वो ऐसा 2 रहेगा। वीडियो व्यूइंग टीम 1 रहेंगे और सहायक वेब प्रेक्षक 1 रहेंगे और एक कंट्रोल रूम रहेगा जो कि डुमरी अवस्थित रहेगा। और पूरे जिले भर में भी अलग अलग लोकेशंस पे फ्लाइंग स्क्वाड, स्टैटिक सर्विलेंस टीम, वीडियो सर्विलेंस टीम, वीडियो व्यूइंग टीम का गठन करके उनको प्लेस किया जाएगा। चूँकि लगभग 300 एग्जैक्ट ये आंकड़ा है 373 हमारे मतदान केंद्र हैं, तो इसका 200% के हिसाब से हमारे CU जो है कंट्रोल यूनिट ये 750 लगेंगे। VVPAT जो है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल ये 750 लगेंगे। वहीं चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर DSP संजय राणा ने भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अति संवेदनशील और संवेदनशील बूथों को चिन्हित किया गया है। सभी बूथों पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जाएंगे। डुमरी विधानसभा उपचुनाव में कुल बूथों की संख्या 199 है और कुल भवनों की संख्या 133 है। अति संवेदनशील जो नक्सल प्रभावित है, अति संवेदनशील बूथों की संख्या 83 है, 58 भवन है उसमें। संवेदनशील है इनकी संख्या 22 है, 16 भवन है। कुल 105 बूथ जो है अति संवेदनशील और जो 74 भवनों में है। और नन नक्सल जो है जो किसी न किसी कारणवश से, चाहे कॉम्युनल सेंसिटिव हो या अन्य कारणों से संवेदनशील घोषित किया गया है या हम लोगों ने उसको रखा है, तो अति संवेदनशील बूथ में बूथ की संख्या 8 है, 4 भवन है। और संवेदनशील बूथों की संख्या 20 है, भवन 12 है। सामान्य बूथों की संख्या 66 है, 43 भवन में अवस्थित है। कुल बूथों की संख्या जो सामान्य बूथ है 94, भवन की संख्या 59 है। प्रेस वार्ता में अपर समाहर्ता विल्सन भेंगरा, सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी रश्मि सिन्हा भी मौजूद रहे।
लोकाई थाना क्षेत्र के लोकाई हनुमान मंदिर के समीप मंगलवार की शाम बस के चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस दौरान मृतक की पहचान थाना क्षेत्र के नयनपुर निवासी विश्वन सोरेन के 34 वर्षीय पुत्र राजू सोरेन के रूप में की गई है, जबकि घटना में उसकी पत्नी दुलिया हेम्ब्रम भी घायल है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि राजू सोरेन अपने घर नयनपुर से बाइक से लोकाई की ओर जा रहा था। तभी विपरीत दिशा से आ रही नीतीश बस ने सामने से उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि घटनास्थल पर ही राजू सोरेन ने दम तोड़ दिया। बताया गया कि नीतीश बस प्रतिदिन नयनपुर से तिलैया जाती थी। मंगलवार को वापसी के दौरान ही यह हादसा हो गया। घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। इसकी सूचना मृतक राजू सोरेन के परिजनों को मिलने के बाद परिजन भी घटनास्थल पर पहुंचे और शव को देखते ही रोने बिलखने लगे। घटना की सूचना मिलने पर लोकाई पुलिस मौके पर पहुंची व शव और वाहन को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई। गिरिडीह अधिवक्ता संघ के चुनाव को लेकर गहमागहमी काफी बढ़ गई है। मंगलवार को नामांकन के दूसरे और अंतिम दिन विभिन्न पदों के लिए कई दिग्गजों ने नामांकन किया। चुनाव 19 अगस्त को होना है। अदालतों में जजों के सामने अपने मुवक्किलों का दमदार तरीके से पक्ष रखने वाले गिरिडीह के अधिवक्ता इन दिनों अपनी ही बिरादरी के सामने अपना ही पक्ष रख रहे हैं। वो इसलिए कि चुनाव जो ठहरा। दरअसल गिरिडीह अधिवक्ता संघ का चुनाव 19 अगस्त को होना है और मंगलवार को विभिन्न पदों के लिए नामांकन का अंतिम दिन था। आज अंतिम दिन संघ के निवर्तमान सचिव चिन्नुकांत, उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी अजय सिन्हा मंटू, अध्यक्ष पद के प्रत्याशी भास्कर जी, सचिव पद के प्रत्याशी पूरन महतो सहित कुल 49 अधिवक्ताओं ने नामांकन किया। नामांकन को लेकर आज पूरे दिन अधिवक्ता संघ भवन में गहमागहमी बनी रही। मालाओं से लदे फदे अधिवक्ता अपने समर्थकों के साथ आकर नामांकन करते रहे। पिछले 2 बार से संघ के सचिव रहे चिन्नुकांत ने आज अपना नामांकन किया। उनके साथ समर्थकों का हुजूम था। इस बार भी जीत के प्रति आश्वस्त दिखे चिन्नुकांत ने कहा कि सभी अधिवक्ताओं का साथ उन्हें मिल रहा है। महासचिव पद के लिए मैंने नामांकन किया और ये चौथी बार किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने हमारे तमाम जितने साथी हैं हम उनको हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं, उनका आभार व्यक्त करना चाहते हैं, उनका अभिनंदन करना चाहते हैं कि पिछले 3 बार का जो चुनाव हुआ है ये इस बात का प्रतीक है कि बाहर के तमाम सदस्यों के दिल में हम हैं। उनका स्नेह, उनका अपार प्रेम मेरी शक्ति है, मेरी ऊर्जा है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार का चुनाव भी वो प्रेम उमड़ेगा और ये जनसैलाब के रूप में उमड़ेगा। आप देख रहे हैं ये जो उपस्थित भीड़ है ये उनके प्रेम का, उनके सैलाब का प्रतीक है। इधर चिन्नुकांत को टक्कर दे रहे पूरन महतो ने भी आज नामांकन किया और अपनी जीत का दावा किया। आइए पूरन महतो अधिवक्ता, इस चुनाव में मैं महासचिव के पद पर अपना नामांकन किया हूँ। मेरा उद्देश्य है कि अधिवक्ताओं के हित में प्रदेश अधिवक्ता संघ के बनाए गए नियमों के तहत उनके काम को करना और अक्षरशः पालन करना, अधिवक्ताओं के कल्याण में क्या क्या काम किया जा सकता है वह करना, अधिवक्ताओं के लिए उनका आर्थिक सहयोग हो, शैक्षणिक सहयोग हो,
वह करने का मेरा इस चुनाव के बाद उद्देश्य है। उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी अजय सिन्हा मंटू ने भी नामांकन के बाद अपनी जीत का दावा किया और कहा कि वे इस पद के लिए पहली बार चुनाव मैदान में हैं और जीत सुनिश्चित है। आगामी यहाँ जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव में मैं उपाध्यक्ष पद वाइस प्रेसिडेंट के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ, नॉमिनेशन किया हूँ और मैं लगभग 3 चुनाव के बाद इस चुनाव में आ रहा हूँ। मैं इससे पूर्व में जॉइंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन के पद पर यहाँ रहा हूँ और मैं आने के बाद जो भी है कुछ जो बदलाव का प्रयास करूँगा, साफ सफाई, भवन में जो भी मरम्मती का कार्य और जो भी अधिवक्ताओं को जो कल्याणकारी जो भी समस्याएं हैं उसके लिए मैं संघर्ष करूँगा। मैं उन लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए मैं इस पद के लिए मैं आ रहा हूँ। कोषाध्यक्ष, संयुक्त सचिव, प्रशासनिक, एग्जीक्यूटिव मेंबर सहित अन्य पदों के लिए भी आज कई लोगों ने नामांकन किया और अपनी अपनी जीत का दावा किया। जिला अधिवक्ता संघ गिरिडीह के लिए कार्यकारिणी सदस्य के लिए आज अपना पर्चा भरा हूँ। यहाँ लड़ने वाले भी अधिवक्ता हैं, वोट देने वाले भी अधिवक्ता हैं, सब डबल ग्रेजुएट हैं। यहाँ किसी को ज़्यादा समझाने बताने की आवश्यकता ही नहीं है, सबको पता है कि कौन काम करने वाले हैं, कौन भागने वाले हैं। मुझे अगर जिम्मेवारी मिलती है तो मुझे जो भी काम दिया जाएगा उसको मैं बखूबी निभाऊंगा। कोषाध्यक्ष पद पर मैंने नामांकन किया। इसके पूर्व भी मैं एक बार कोषाध्यक्ष रह चुकी हूँ और मेरा जो कार्यकाल था, जहाँ तक मेरा मानना है कि कोई भी अधिवक्ता मेरे कार्यकाल से नाखुश नहीं थे, सभी खुश थे क्योंकि उन्होंने मुझे मौका दिया और एक जो कोषाध्यक्ष का कार्य रहता है, आय व्यय का ब्यौरा देना, वो जो मैंने व्हाट्सएप के जरिए सभी को दिया और मैं सबसे प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग एक बार और मौका दीजिए ताकि मैं और बेहतर तरीके से दोबारा आप लोगों के बीच आके काम कर सकूँ। मैं दिनेश कुमार राणा सहायक कोषाध्यक्ष के पद पर उम्मीदवार हूँ। मैं लगातार 6 टर्म कार्यकारिणी सदस्य के रूप में कार्य कर चुका हूँ और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी अधिवक्ता बंधुगण हैं वो इस बार भी हमें सहयोग करेंगे और जो आज तक बार एसोसिएशन में विकास की बात है वो बढ़ चढ़ करके हमने आवाज़ उठाया है और आवाज़ उठाता रहूँगा। तीसरी पुलिस ने मंगलवार को थाना क्षेत्र के भुराई में गौवंश की हत्या मामले में फरार चल रहे अभियुक्त के घर मांदर बजाकर इश्तेहार चिपकाया। बताया गया कि तीसरी थाना कांड संख्या 109/2022 धारा 429/290/34 IPC 12 झारखंड गौवंश हत्या प्रतिषेध अधिनियम की प्राथमिक अभियुक्त भुराई निवासी मनीर मियां फरार चल रहा है। न्यायालय के आदेश के बाद SI अभिमन्यु परिहारी सशस्त्र बल के साथ अभियुक्त के घर पहुंचे और स्थानीय स्वतंत्र गवाहों के समक्ष इश्तेहार चिपकाया। बता दें कि अभियुक्त के घर के मुख्य दरवाजे और थाना क्षेत्र के चौक चौराहों में इश्तेहार के प्रतीक चिपकाते हुए 30 दिनों के अंदर न्यायालय में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया। गौरतलब हो कि पिछले वर्ष तीसरी थाना क्षेत्र के भुराई दुगुड़ी जंगल में रात्रि के समय कुछ लोगों द्वारा गौवंश की हत्या कर मांस का बंटवारा किया जा रहा था, जिसकी सूचना पर तीसरी पुलिस मौके पर पहुंची थी। हालांकि पशु हत्या में संलिप्त सभी लोग मौके से फरार हो गए थे। जांच के बाद पुलिस ने मामले में संलिप्त कई आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की थी। इस मामले में कई आरोपी को पूर्व में ही तीसरी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि मनीर मियां फरार चल रहे हैं। गिरिडीह में हुई भीषण बस दुर्घटना और उसके बाद बस के इंश्योरेंस और अन्य अनियमितताओं को लेकर उठ रहे तमाम सवालों के बीच आज मंगलवार को बस के बहुचर्चित मालिक राजू खान आज अचानक सामने आए
और अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उल्टा बीमा कंपनी पर ही आरोपों की झड़ी लगा दी। अपने अधिवक्ता के साथ मीडिया के सामने आए राजू खान ने कहा कि ये सारा फर्जीवाड़ा बीमा कंपनी का है और उन्होंने इस बाबत नगर थाना में प्राथमिकी भी दर्ज करवाई है। चौतरफा सवालों से घिरे बाबा सम्राट बस के मालिक राजू खान ने आखिरकार अपनी रहस्यमयी चुप्पी तोड़ी और 2-3 दिनों तक अपने बचाव का पुख्ता इंतजाम करने के बाद मंगलवार को मीडिया से मुखातिब हुए। अपने अधिवक्ता जयप्रकाश राय के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर उन्होंने अपनी सफाई दी, खुद को निर्दोष बताया और बीमा कंपनी पर आरोपों की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में बीमा कंपनी का फर्जीवाड़ा है और वे खुद भुक्तभोगी है। इस मामले में ठीक से जांच की जाए तो एक बड़ा स्कैंडल सामने आ सकता है और इसीलिए उन्होंने बीमा कंपनी न्यू इंडिया इंश्योरेंस के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज करवाई है। राजू खान और उनके अधिवक्ता ने कहा कि वे इस मामले को लेकर हाई कोर्ट भी जाएंगे ताकि इंसाफ हो सके और एक बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हो सके। मैं राजू खान, बाबा सम्राट बस के प्रोप्राइटर, आज तमाम मीडिया बंधु हमारे सब साथी आए हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बस हमारी है जो रांची से गिरिडीह आ रही थी, उसमें एक बड़ा हादसा हुआ और हादसा होने के कारण हम सुने तो हमारा बहुत ज़्यादा हालत बिगड़ गया, क्योंकि एक बड़ा घटना घटा और उसमें हमारे शहर के, हमारे पड़ोस के, हमारे लोग 4 आदमी का खबर मिला कि भाई को उनका दुर्घटना में देहांत हो गया। लगभग 10 आदमी 12 आदमी उसमें इंजर्ड भी हैं। इससे भी सोच के हमको बहुत हुआ। तमाम उन परिवारों के प्रति हमारा सहनशीलता है और हम उनके परिवार के दुख के साथ हैं। यही चीज़ देख रखा है, आप लोग को दिखाना चाहते हैं, देख लीजिए। ये जो है तो परिवहन विभाग का है, इसमें गौर से देख लीजिए। हमारा पॉलिसी नंबर है, मेरे गाड़ी का इंजन नंबर, चेसिस नंबर, वैलिडिटी, नाम सब है, मॉडल किस तारीख को है, किस कंपनी का गाड़ी है, कितना सीटर है, ये ऑनलाइन में है। अब बताइए आज का तो बुलाया है हमारा हम अपना रखना चाहते थे कि बहुत खबर गया कि राजू खान नहीं है, राजू खान नहीं आ रहे हैं। एक पक्षीय खबर चल रहा था, इसलिए हम तमाम लोगों को रिक्वेस्ट पत्रकार लोगों को बुलाया है और हमारा संक्षेप में एक बात कहना है कि ये इंश्योरेंस कंपनी का बड़ा स्कैंडल है और हमारे जैसा बहुत ट्रांसपोर्टर इससे अफेक्टेड है। इसलिए जो बिंदु को हमने थाने में FIR करने के लिए दिया है, उस पर फोकस करके और उस पर एक कमेटी गठित करके जांच हो कि ये कौन चेंज कर रहा है। ऊपर में अलग, यहाँ अलग, कूटल वाला, भाई ये राजू खान का बस का नहीं है। तो उस क्रिमिनल को पकड़िए जो क्रिमिनल बैठ के अब पूरा जो है स्कैंडल जिम्मेवार इंश्योरेंस कंपनी होगा। मेरे पास पॉलिसी है, पॉलिसी नंबर है। अभी तो हमारा दावा यही है, अब वो अपना पक्ष रखे ना कि हमारा नहीं है, अभी तो है नहीं। अब तो इंश्योरेंस ही इसको हर हालत में इसको चैलेंज करके लाएंगे हम कोर्ट में। सुनिए, ये गड़बड़ी चूंकि ये जो है हमारा पैसा 15/7 को आपने पैसा दे दिया, 16/7 से उसने वैलिडिटी दे दिया। 16/7/23 से 24 तक हमारा वैलिडिटी उसने दे दिया। वैलिडिटी दे दिया, पोर्टल पर चढ़ गया, कोई भी सारा डिटेल, परिवहन का डिटेल, 1 मिनट सुनिए, परिवहन का डिटेल एक जगह जब एकत्रित है तो कोई भी ऑनर सुविधा खोजता है। सुविधा में जब हमारा पोर्टल पर हम देख लिए कि हमारा सारा चीज़ है, गाड़ी वाला और क्या चाहता है, एवरीथिंग इज देयर। फिर हमको दूसरे जगह ये जो पॉलिसी अभी जब ये स्कैंडल, जब ये बात उभर के आई, तब इसका खोजबीन जब बीमा कंपनी के मैनेजर से गए, इन्होंने पूछा, तब उन्होंने निकाला तो देखते रजिस्ट्रेशन तो मेरा ही है, लेकिन उसमें गलत किए हुआ है। हम इसी पर एक मिनट, इसीलिए प्राथमिकी दर्ज करने के लिए अगर साज को आज किस बात का, इन्होंने राजू खान ने स्पष्ट रूप से रिटन रिपोर्ट देकर थाने को लिखा गया
झामुमो जिला कार्यालय में मंगलवार को वीर शहीद झारखंड आंदोलनकारी स्वर्गीय निर्मल महतो की 36वीं पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता झामुमो जिला अध्यक्ष 20 सूत्रीय क्रियान्वयन समिति के जिला उपाध्यक्ष संजय सिंह एवं संचालन जिला सचिव महालाल सोरेन ने की। इस दौरान स्वर्गीय निर्मल महतो की तस्वीर पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मौके पर श्री सिंह ने कहा, सूदखोरों के खिलाफ आंदोलन चलाने वाले निर्मल महतो ने झारखंड अलग राज्य के लिए चलाए गए आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी। झारखंड के दिसोम गुरु शिबू सोरेन इनके आक्रामक छवि से काफी प्रभावित हैं। निर्मल महतो ने अलग झारखंड निर्माण के लिए आंदोलन चलाया था और सूदखोरों के खिलाफ हल्ला बोला था। कार्यक्रम में अजीत कुमार पप्पू, ज्योतिंद्र प्रसाद, सहनवाज अंसारी, हलधर राय, प्रमीला मेहरा, आशमा खातून, दिलीप मंडल, भैरव वर्मा, चांद रशीद, अब्दुल्ला, मोहम्मद नूर, अभय सिंह, राकेश सिंह, मोहम्मद जाकिर, योगेंद्र सिंह, अशोक राम, लखन राम, राकेश रंजन, दीपक यादव, ब्रिजमोहन तुरी, मोहम्मद डब्लू, मोहम्मद हारून, मोहम्मद समीर, आनंद मिश्रा, वकील चौड़ी, दिलीप मुर्मू, बैजनाथ राणा, रवि वर्मा, मोहम्मद नसीम सहित कई लोग उपस्थित हैं। चलिए हो गया। ग्रुप में डालेगा दिलीप दे। अरे साहब के ललवा वही तो सबको बताता है तुम्हें। आगे वाला फैला रहे हैं इस गिरिडीह के निवर्तमान डीडीसी शशिभूषण मेहरा को जिला परिषद सभागार में समारोह आयोजित कर विदाई दी गई। विदाई समारोह की अध्यक्षता डीआरडीए निदेशक आलोक कुमार ने किया, जबकि मौके पर जिला परिषद अध्यक्षा मुनिया देवी, उपाध्यक्ष छोटेलाल यादव समेत कई अधिकारी और संवेदक मौजूद थे। समारोह में बुके सौंपकर और शॉल व अटैची देकर डीडीसी को विदाई दी गई। इस दौरान समारोह की अध्यक्षता कर रहे डीआरडीए निदेशक आलोक कुमार, अध्यक्ष मुनिया देवी, उपाध्यक्ष छोटेलाल यादव समेत अन्य ने डीडीसी शशिभूषण मेहरा के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि वे बहुत ही मिलनसार अधिकारी हैं। ऐसे अधिकारी के साथ काम करके अन्य अधिकारी ऊर्जावान रहते हैं। कहा कि क्षेत्र भ्रमण कर योजनाओं के निरीक्षण का मामला हो या किसी समस्या के समाधान की वे हमेशा उपलब्ध रहते हैं। वहीं समारोह में डीडीसी ने भी गिरिडीह में बिताए अपने लम्हों को याद करते हुए सभी का धन्यवाद ज्ञापन किया।
DRDA के सभी कर्मी आज की शाम हम अपने DC जामताड़ा सर और पूर्व के उप विकास आयुक्त महोदय के विदाई समारोह में सम्मिलित होने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तमाम सदस्यगण, विनय जी, विमल बाबू, DRDA लगभग 2-3 साल जिला में DDC का पद दिए हैं और हम समझते हैं कि इनके लिए गिरिडीह जिला जो है इनके लिए बहुत अच्छा जिला है। इनको यहाँ से परमिशन हो करके इनको गिरिडीह जिला में उपायुक्त का भार मिला है। मैं इतना ही चीज़ कहूँगी कि कम से कम गिरिडीह जिला को छोड़ करके जामताड़ा जिला बगल जिला में जा रहे हैं तो हम लोग को थोड़ा याद रखिएगा, हम लोग को थोड़ा मार्गदर्शन भी दीजिएगा। और हम लोग जब कल मीटिंग में थे तो यहाँ के जो एक जिला परिषद का जामताड़ा के लोगों से मिले थे, उनकी बात रखे कि आपके जो DDC थे हमारे गिरिडीह जिला उनका DDC साहब बन गया है। हम उसको बोले कि बहुत अच्छे हैं, हम लोग का बहुत अच्छा गिरिडीह जिला को अच्छे से मतलब 3 साल निभाए हैं अच्छे से लोगों का बात व्यवहार मान सम्मान दिए हैं। आपका जिला में गिरिडीह जामताड़ा जो DC बन गए हैं, आपका जिला में अच्छे से 3 साल कार्य को अपना संपूर्ण करेंगे, अच्छे जिला को सजाने संभालने का काम करेंगे। तो मैं सबसे पहले इनको धन्यवाद देती हूँ कि अब जाइए सुखल में रहिए और बाल बच्चा के साथ रहिए और जहाँ भी रहिएगा अच्छा से कार्य करेंगे तो अच्छा से नाम होगा। और हम हमारे गिरिडीह जिला के एक बार जरूर पढ़ के देखिएगा क्योंकि हमारे खोरी महुआ में नवपदस्थापित अनुमंडल पदाधिकारी मनोज कुमार ने श्रावण के पावन महीने में सुविख्यात झारखंड धाम मंदिर में सपरिवार पूजा अर्चना कर अनुमंडल सहित पूरे जिले के लिए शांति व सौहार्द की कामना की। मंगलवार को नवनियुक्त अनुमंडल पदाधिकारी पहली दफा झारखंड धाम पहुंचे। इस दौरान मंदिर के पंडाओं ने उन्हें विधिवत पूजा अर्चना करवाई। पूजा के बाद अनुमंडल पदाधिकारी ने मंदिर प्रांगण में स्थित सभी मंदिरों में माथा टेका। मौके पर उन्होंने कहा कि अनुमंडल क्षेत्र में शांति व सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखना पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन आम लोगों के साथ कदम ताल करके चलेगा। क्षेत्र की जनता को किसी भी प्रकार की समस्या हो तो वे बेधड़क आकर बता सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए प्रशासन 24 घंटे तत्पर है। इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन के सदस्य संस्था के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मजदूरों और वेंडर के बीच टी-शर्ट वितरण कर रहे हैं। मंगलवार को शहर के अलकापुरी चौक पर क्लब के सदस्यों के द्वारा 40 टी-शर्ट का वितरण मजदूरों और वेंडर के बीच किया गया। मौके पर क्लब के सदस्यों ने कहा कि संस्था के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 100 टी-शर्ट विभिन्न स्थानों पर मजदूरों को वितरण करने का लक्ष्य रखा गया है। पहले दिन अलकापुरी चौक पर मजदूरों और वेंडर के बीच टी-शर्ट का वितरण किया जा रहा है। मौके पर क्लब की अध्यक्षा सुमन गौरीसरिया, राखी झुंझुनवाला, पूनम सहाय, दीप्ति सिन्हा आदि उपस्थित थे। तीसरी प्रखंड भाजपा इकाई ने चंदवा पहाड़ी जल मीनार मामले को लेकर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत मंगलवार को काला फीता लगाकर मौन जुलूस निकालते हुए काला दिवस के रूप में वन विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। तीसरी और चंदोरी मंडल के कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से सिर पर काला फीता बांधकर गांधी स्मारक से मौन जुलूस के रूप में तीसरी मुख्य बाजार होते हुए केपटा टांड़ तक जाकर वापस गांधी मैदान पहुंचे।
आज भारतीय जनता पार्टी काला दिवस के अवसर पर मौन दिवस के रूप में विरोध जताया है और कल पुनः भारतीय जनता पार्टी दोनों मंडल के कार्यकर्ता आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पर कल सिदो कान्हू प्रतिमा के समक्ष हम लोग एक सांकेतिक धरना देकर इसका विरोध करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। घर घर जल नल योजना के तहत खटपोक पंचायत के चंदवा पहाड़ी गांव में जल मीनार का निर्माण किया गया था और जल मीनार के निर्माण होने से उस गांव के 500 आबादी जो है सो उससे लाभान्वित हो रहे थे और उस जल को दैनिक कार्यों में ला रहे थे। परंतु सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि एक तरफ भारत सरकार के प्रधानमंत्री, भारत सरकार के मुखिया माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी चाहते हैं कि देश के हर घर में, हर गांव में घर घर जल नल योजना के तहत जल पहुंचे और सभी लाभुकों को इसका लाभ मिले। वहीं दूसरी तरफ तीसरी प्रखंड के खटपोक पंचायत के चंदवा पहाड़ी गांव में वन विभाग के वन कर्मियों द्वारा, रेंजर फॉरेस्टर सिपाहियों के द्वारा बिना बताए हुए और उस जल मीनार को तोड़ दिया गया, जिसके कारण आज उस गांव में भयानक जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है और जल के कारण हाहाकार मचा हुआ है। इसीलिए मैं चाहता हूं और सरकार से यह मांग करता हूं कि ऐसे वन कर्मियों पर जिन्होंने आदिवासी भाइयों के साथ दुर्व्यवहार और अत्याचार और मारपीट किया है, गाली गलौज किया है, उनके ऊपर अविलंब कार्रवाई हो और इनको जेल भेजा जाए और चंदवा पहाड़ी गांव में जल संकट का समाधान किया जाए। धन्यवाद। मौके पर सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव, चंदोरी मंडल अध्यक्ष रविंद्र पंडित, सुनील शर्मा, सुनील साव, किशुन यादव, संदीप शर्मा, अनायश हेम्ब्रम, जानकी यादव, नरेश यादव, संतोष सिंह, अनिल शर्मा सहित कई आदिवासी युवक मौजूद थे। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।